बहुओं ने कच्ची गोली नहीं खाई। मीरा की दो बहुएं अपने अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी और घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा था। बिखरा घर देखकर मीरा तो अपना सर पकड़कर ही बैठ जाती है और खुद से कहती है, कहने को तो घर में दो दो बहुएं हैं, पर दोनों की दोनों कामचोर। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी ये दोनों लाइन पर आएंगी और मेरी सेवा करेगी। अब क्या था, मीरा अपनी बहू को लाइन पर लाने के लिए एक तरकीब सोचती है और अपने कमरे से एक हार का खाली डिब्बा ले आती है और अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, मेरी प्यारी बहुओं, कहाँ रह गई तुम दोनों? जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। मीरा की आवाज सुनकर उसकी दोनों बहू रागिनी और श्वेता बाहर आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, क्या हुआ माँ जी? आखिर ऐसा भी आज क्या काम आ पड़ा जो आप एक सुर में हम दोनों को आवाज दे रही हैं? आज से पहले तो आपने इतना कभी नहीं पुकारा हमें। क्या करूं बहू, छोटी सी जिंदगी बची है अब मेरे पास, इसलिए सोच रही हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी में अपना फर्ज पूरा कर लूं। क्या पता कल का सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर कम से कम तुम दोनों को इस हार के डिब्बे के अंदर की चीज तो दिखा दूं। मीरा की ये बात सुनते ही रागिनी और श्वेता के कान खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की नजर हार के डिब्बे पर जाकर रुक जाती है। माँ जी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है। मेरा मतलब है आपने बिल्कुल सही सोचा। किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। वैसे आप ये हार हम दोनों में से किसको देने वाली है? छोटी बहू, हार एक और तुम दो। भला एक हार तो इंसान को थोड़ी ना मिल सकता है, तुम्हें ये हार कमाना होगा। क्या हार कमाना होगा? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई माँ जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं तुम दोनों से ये कह रही थी कि ये हार तुम में से किसी एक को मिलेगा। मेरे टाइम पर मैंने अपनी सास की बहुत सेवा की और मेरी सास ने खुश होकर मेरी जेठानी को ये हार ना देकर मुझे दे दिया। उसी तरह से अब तुम दोनों को मेरी सेवा करनी होगी और मैं जिसकी सेवा से खुश हो जाऊंगी, ये हार उसी का होगा। इतना बोलकर मीरा हार का डिब्बा अपने साथ लेकर चली जाती है और दोनों बहुएं मुंह बनाकर देखती रह जाती है। पर मीरा का ये प्लान काम कर चुका था। शाम होती नहीं कि मीरा के कानों में दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज आती है, जो अपनी सास की सेवा करने के लिए लड़ रही थी। श्वेता, मैंने कहा ना तुम रहने दो, रात का खाना आज मैं बनाऊंगी। आज दिन में भी तुमने बहुत काम कर लिया है ना। दीदी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और इस घर में आने से पहले आप ही ने तो इस घर को संभाल कर रखा था। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी देवरानी की मौजूदगी में आराम फरमाएं। पर श्वेता, मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पसंद है ना आराम करना, तो करो ना आराम। मैं सारा काम कर लूंगी और माँ जी को खाना भी मैं खिलाऊंगी। अरे दीदी, घर के काम भी आप करें, माँ जी की सेवा भी आप करें, बोला मैं ऐसा थोड़ी ना उन्हें दे सकती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो खाना आप ही बना लो, पर माँ जी की सेवा तो मैं ही करूंगी। आप मुझसे मेरा ये सौभाग्य छीन नहीं सकती। दोनों बहू अपनी सास को खुश करना चाहती थी, इसलिए उनकी सेवा करने लगती है और आपस में लड़ने लगती है। अपने बहुओं की लड़ने की आवाज सुनकर मीरा रसोई में आती है और उन दोनों को लड़ता देख कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे मेरी सेवा करोगी? रात के 11 बज गए पर तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई और ना ही खाना बना। अब तो मेरी दवाई खाने का समय भी निकल गया। अब तो आप खुश है ना दीदी? आपकी वजह से माँ जी नाराज होगी और अब तक खाना भी नहीं बना। वो तो अच्छा है कि हमारे पति शहर से बाहर गए हैं, वरना तो आज इस घर में महाभारत हो जाती। और इस महाभारत की वजह तू होगी, तेरी वजह से खाना नहीं बना। माँ जी, आप ना मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। मैं भूखी रह लूं पर आप भूखी ना रहो। माँ जी, अगर आप दीदी के भरोसे रही ना तो जिंदगी भर भूखी रह जाओगी और भूखी ही मरोगी आप। इसीलिए दीदी की बात पर ध्यान ना दो, मैं पास्ता बना रही हूँ। हम दोनों सास बहू आज वही खाकर सो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी एक गैस पर मैगी बनाती है तो दूसरे गैस पर पास्ता। अपनी बहू की लड़ाई से परेशान मीरा अपने कमरे में चली जाती है और मैगी और पास्ता का इंतजार करती है। पर मीरा तक ना तो मैगी आती है और ना ही पास्ता। वो बेचारी बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगली सुबह, कम वक्त इन दोनों ने रात में तो मुझे भूखा ही मार दिया। ये दोनों मुझे कुछ नहीं देने वाली, मैं खुद जाकर कुछ बना लेती हूँ। अब मीरा अपने लिए खुद नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाती है, पर वो देखती है कि नाश्ता बनाने के लिए भी दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई हो रही है।
दीदी, कल आपकी वजह से ना माँ जी को भूख के सोना पड़ा था, पर आज नाश्ता मैंने बनाया है, वो भी आपसे पहले उठकर, इसलिए माँ जी को नाश्ता तो मैं ही दूंगी। रात में माँ जी किसकी वजह से भूखी सोई है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए चुपचाप से मुझे माँ जी का नाश्ता निकालने दे। माँ जी, रात को जब मैं पास्ता बना रही थी तब ना सिलेंडर खत्म हो गया, और जब मैं सिलेंडर लगाने लगी तो दीदी ने मुझे लगाने नहीं दिया, कहने लगी वो खुद लगाएंगी, पर इन्हें तो सिलेंडर लगाना आता नहीं, इनकी वजह से ना आपको रात में भूखा सोना पड़ा। आप इन्हें बोल दो ना कि आप उनके हाथ का दिया कुछ नहीं खाओगी, ये नाश्ता मैंने बनाया है, इसलिए नाश्ता आपका मैं ही निकालूंगी। अरे बस करो तुम दोनों, नाश्ता बन चुका है, मैं अपना नाश्ता खुद निकाल कर खा लूंगी। तुम दोनों को मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मीरा अपना नाश्ता खुद निकाल कर खाने लगती है और दोनों बहनें अपना अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से समय गुजरता है। दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा करने के लिए आपस में बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आ गई अब बाजार से, दीजिए ना सब्जी, मैं रसोई में रख देती हूँ। हाँ रख दे बहू। अच्छा तो इन सब्जियों को ना फ्रिज में रखना और मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आ, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू अब उम्र हो चली है, अब तबीयत कहाँ ठीक रहने वाली है। पैरों में आज इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा 2 कदम। क्या माँ जी, आपके पैरों में दर्द है और आपने मुझे बताया भी नहीं? अगर मुझे पता होता कि आपके पैरों में दर्द है तो मैं आपको मार्केट जाने ही नहीं देती, मैं खुद सामान लेकर आती। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ, लाइए पैर दीजिए। इतना बोलकर रागिनी अपनी सास का पैर लेकर दबाने लगती है। रागिनी को मीरा के पैर दबाते हुए देख श्वेता भी रसोई से तेल लेकर आती है और अपनी सास का पैर अपनी गोद में रखकर तेल लगाने लगती है। माँ जी, आप अपने पैर ना मुझे दीजिए, दीदी के बस की बात ना है, वो तो खाली पैर दबाकर आपकी जान लेना चाहती है। पर मेरी माँ ने ना ये जड़ी बूटी से बना तेल गांव से भेजा है, एक बार अगर मैं इससे आपके पैर की मालिश कर दूं ना तो फिर कभी आपके पैर में दर्द ना होगा। अब श्वेता को पैरों में तेल लगाता देख रागिनी को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी सास का पैर श्वेता की गोद से उठाकर फिर से अपनी गोद में रख लेती है और पैर दबाने लगती है। माँ जी, आप इस श्वेता की बातों पर विश्वास मत कीजिए, अब जानती है ना इसे कितना फेंकने की आदत है। माँ जी बहुत अच्छे से जानती है दीदी कि कौन फेंकता है और कौन नहीं। एक बार फिर दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने के चक्कर में हो जाती है लड़ाई। उनको अपने सास के पैर की परवाह नहीं थी, वो तो खींचातानी में अपनी सास का पैर ही तोड़ देती है। अरे मोरे मैया रे, मर गई। अरे छोड़ो तुम दोनों मेरा पैर, लगता है तुम दोनों ने मेरा पैर ही तोड़ दिया। तुम दोनों जितनी मेरी सेवा नहीं कर रही हो उतना मेरा नुकसान कर रही हो। कोई हार नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। मेरी सेवा के नाम पर ना तुम घर के काम करती हो ना मेरा ख्याल रखती हो, ऊपर से मेरा पैर तोड़ दिया। मोरी मैया, मैं क्या करूं? अब तुम दोनों मुझे देखती रहोगी या मेरे बेटे को फोन भी लगाओगी? माँ जी हमें माफ कर दो, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे, आपकी सेवा करना चाहते थे। अरे कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को मेरी सेवा करने की, क्योंकि तुम दोनों जिस वजह से मेरी सेवा कर रही हो वो हार है ही नहीं। वो तो खाली डिब्बा है। अरे मुझे लगा था लालच में आकर तुम दोनों मेरी सेवा करोगी, पर तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे मोरी भैया, अब जब मैं मर जाऊंगी तब बुलाओगी क्या मेरे बेटों को? जल्दी से फोन करो ताकि मुझे अस्पताल लेकर जाए। बेचारी मीरा की सारी चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है। मीरा के बेटे आकर अपनी माँ को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ एक्सरे करने पर पता चलता है कि सच में मीरा की टांग टूट गई है, जिसके बाद बेचारी मीरा व्हीलचेयर पर घूमती है और अपनी बहू से अपनी सेवा करवाने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। ज्योतिका की शादी प्रेम से हुई होती है। ससुराल में सास बबीता और ससुर रतनलाल होते हैं। परम अपने माँ बाप और बीवी को छोड़कर मुंबई चला जाता है। वहाँ उसे एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली होती है, जिससे वो खूब अच्छे पैसे भी कमा पाएगा, जिसके चलते अब ज्योतिका अकेले ही अपने सास ससुर के साथ रह जाती है। ज्योतिका बहू, तुझे शर्म नहीं आई सिर्फ एक सब्जी बनाते हुए? अरे रोज घर में 2-2 सब्जियां बननी चाहिए।
मायके के बुलबुले से बाहर निकलो, अब तुम ससुराल में हो। ससुराल के नियम कायदे भूलो मत। तुम इस घर की बहू हो, अपना बहू धर्म अच्छे से निभाओ। वहाँ मुंबई में हमारा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम यहाँ पर आलस कर रही हो। रोज घर में 2 प्रकार की सब्जियाँ, 4 प्रकार की दाल, पुलाव, मक्खन और देसी घी की रोटियाँ और 5 प्रकार की मिठाइयाँ बननी ही चाहिए, समझ गई? जी जी पापा जी, जी मम्मी जी। ज्योतिका एक टूर्स और ट्रैवल्स कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, लेकिन बबीता और रतनलाल उससे इतना काम कराते कि बेचारी अपनी ऑफिस का काम भी ठीक से संभाल नहीं पाती। वो रसोई में एक हाथ से खाना बनाती और एक हाथ से फ़ोन कॉल पर मीटिंग अटेंड करती। जी जी सर, ऑल राइट। मैं आपको शाम होने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूंगी। ओके ओके। अच्छा, शिमला और मनाली के दिसंबर ट्रिप बैच की आइटनरी भी भेज देती हूँ, ग्रुप पर भी और आपको मेल पर भी। या श्योर श्योर। अरे ओ नासपिटी, तेरे शिमला मनाली के चक्कर में यहाँ नमक के बदले चीनी ना डाल देना। अगर स्वाद में कोई ऊंच नीच हुई ना तो तुझे मैं टोकरी भर के मिर्ची खिलाऊंगी, देख लेना तू। सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे मल्टीटास्किंग करना आता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, खाने का स्वाद एकदम लाजवाब ही होगा। निगौड़ी कहीं की जबान मत चला इतने। ज्योतिका रात में सारा काम निपटाकर परम को वीडियो कॉल करती है। तब हाय परम, कैसा था तुम्हारा दिन? बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो। हाँ यार, वो एक्चुअली आज दिन भर बहुत काम किया इसलिए थक गया हूँ। आपने खाना खा लिया? वहाँ पर अपने बाकी दोस्तों के साथ रहकर तो खाने की भी टेंशन होगी ना अलग से। हाँ, मेरे रूम में सारे लड़के ही रहता है, ना, और फिर इन्हें इतना खाना बनाना कहाँ आता है, इसलिए होटल से ही मंगवा लेता हूँ खाना। ज्योतिका, तुम माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा पैसे कमा के। ओके, गुड नाइट। लेकिन परम, 1 मिनट बात तो कर लो। ज्योतिका, मैं थक गया हूँ यार, चलो ना, बाय। परम वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन ज्योतिका की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर भी बबीता और रतनलाल उस पर जरा सी भी दया नहीं करते और उससे खूब काम कराते हैं। अरे हमें नहीं पता ये तबीयत खराब होने का ड्रामा ना अपने ऑफिस और मायके और लुक्खी सहेलियों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। चल चल उठ, वरना बिस्तर से खींच कर उठाऊंगी तुझे। लेकिन सासू माँ। बबीता ने कहा ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? चलो उठो, बस मैडम को बहाना चाहिए आराम के। बबीता ज्योतिका का कंबल खींचकर फर्श पर फेंक देती है और उसे घसीटते हुए रसोई में धकेल देती है। सासू माँ, मुझे दर्द हो रहा है। चुप, मौन व्रत धारण कर और सारा काम करने लग जा। अगर 1 मिनट बैठकर भी चैन की सांस लिए ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसी सुताए करूंगी कि खुद की शक्ल पहचान नहीं पाएगी। बबीता और रतनलाल ज्योतिका को एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट करते और बेचारी ज्योतिका कुछ भी नहीं कहती और बिना शिकायत किए सारा काम करती रहती। फिर भी बबीता और रतनलाल को उसकी कदर नहीं होती। जब घर पर मेहमान आते हैं तब भी बबीता सिर्फ अपने बेटी की तारीफ करती है और कहती है अभी हम आपको क्या बताएं हमारे बेटे परम के बारे में। हर महीने वही पैसे भेजता है और हमारा घर चलता है। इस ज्योतिका को तो कुछ नहीं आता। वो इसे समझाता है तब कहीं जाके इसके दिमाग में कुछ घुसता है। लाखों में एक है मेरा बेटा। वाह जी वाह, वाकई में आपका बेटा खूब तरक्की कर रहा है, ये देखकर मन बहुत खुश हुआ। लेकिन ये आपकी बहू भी तो नौकरी करती है ना? हाँ, अब नौकरी क्या, छोटी मोटी सी नौकरी है उसकी, औरतों का क्या है। इनसे थोड़े बड़े बड़े काम होने वाले हैं, ये तो बस चूल्हा चौका संभाले वही बस है। ऐसे ही रतनलाल और बबीता मेहमानों के सामने ज्योतिका की बुराई और परम की वाहवाही करते हैं। एक सुबह जब ज्योतिका को ऑफिस के लिए निकलने के लिए देर हो रही थी तब कल मोहे रख जा, किधर भाग रही है इंजन की रफ्तार से। सासू माँ, वो आज ऑफिस में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर नाश्ता कौन परोसेगा? सुबह 7 बजे ही सारा नाश्ता बना के रख दिया है तुमने। जाओ जाकर पराठे ढोकला वगैरह सब कुछ गर्म करो फिर से, और हम दोनों को अच्छी तरह परोसो, फिर ही निकल पाओगे काम के लिए। और हाँ, जाते जाते मेरी साड़ी भी लॉन्ड्री में देती जाना। अगले हफ्ते वो कम्मो की बेटी चमेली की शादी है ना,
वहां जाऊंगी माधुरी दीक्षित बनकर सबको जला जला कर राख कर दूंगी। लेकिन सासू माँ, मुझे फिर बस भी लेट मिलेगी। मुझे जाकर कॉन्फ्रेंस रूम की सारी अरेंजमेंट्स भी तो करनी है, प्रोजेक्टर को भी सेटअप करना है। अरे तो क्या बस उस काम को लेकर बैठी रहेगी तू? हाँ, ऐसे बात करती है जैसे कि यह किसी कंपनी की मालकिन है, लेकिन है तो वहां की एम्प्लॉई ना। तू उस बड़े हरे पेड़ का सिर्फ एक पत्ता है, समझी? अपनी हैसियत में रहकर बात किया कर। और नहीं तो क्या, बड़ा काम तो हमारा लाडला परम करता है। आई बड़ी, चल जाके नाश्ता बना। बबीता और रतनलाल को अपने नौकरी का मजाक उड़ाते देख ज्योतिका के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वो संघर्ष और बलिदान करती रहती है और 1 महीना गुजर जाता है। एक रोज बबीता का भाई प्रमोद आता है और बातचीत करते करते वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर और देखकर बबीता और रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बबीता दीदी, आपको कुछ दिखाना है। खास करके आज मैं आपसे मिलने उसी वजह से आया हूँ। क्यों रे प्रमोद, ऐसा क्या दिखाना है? क्या तूने कोई लड़की देख ली इस बुढ़ापे की उम्र में? चलो अच्छा है, मेरा भाई अब और कमारा नहीं रहेगा। जय माता दी। अरे नहीं दीदी, क्या आप भी? लड़की तो आपके लड़के ने देख ली है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया फ्रेंड्सग्राम पर आपके बेटे ने फोटो पोस्ट की है। आपका बेटा दुबई में मस्ती कर रहा है और ये देखिए इस लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। देख लीजिए ध्यान से, क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है आपका लाडला परम। इसका मामा कहते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। फ्रेंड्स ग्राम पर परम को दुबई में अय्याशी करते और किसी और लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते देखकर बबीता और रतनलाल चौंक जाते हैं। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? परम ने तो हमें कहा कि वो मुंबई में है, काम कर रहा है वहां और पैसे कमा रहा है, फिर ये सब। लेकिन प्रमोद, परम तो हर महीने हमारा खर्चा भी उठा रहा है, पैसे भी भेजता है हर महीने। अरे जीजा जी, नंगा क्या ना आएगा, क्या निचोड़ेगा? आपका सारा खर्चा आपका बेटा नहीं उठाता बल्कि आपकी बहू उठाती है। प्रमोद ज्योतिका को कमरे के बाहर बुलाता है और फिर क्या? ये ज्योतिका हमारा खर्चा? हाँ दीदी, ज्योतिका को परम के बारे में 1 महीने पहले ही पता चल गया था। उसने आखिरी बार उससे एक वीडियो कॉल पर बात की। उसके बाद परम ने ज्योतिका से बात करना बंद कर दिया। अरे इस पूरी दुनिया में आपको ज्योतिका जैसी बहू नहीं मिलेगी। इतना दर्द भरा विष का प्याला पीकर भी, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी वो कमा कर आप दोनों के खर्चे उठा रही है, आप दोनों को संभाल रही है। आपके बेटे ने तो 1 रुपया तक नहीं दिया अब तक। सारा पैसा सिर्फ ज्योतिका ने दिया। इसने खुद के लिए कुछ नहीं जमा किया। प्रमोद की बातें सुनकर बबीता और रतनलाल हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं और रो पड़ते हैं। हमें माफ कर दो ज्योतिका, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस गलती की तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए हमें, फिर भी हमें माफ कर दो। हमारे सगे बेटे ने हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन इस प्यारी बहू ने रखा। ज्योतिका बहू, सही मायनों में तो तू ही हमारी सच्ची और सगी संतान से बढ़कर निकली। माफ कर दे बेटा, पिता समझकर ही माफ कर दे। बबीता और रतनलाल ज्योतिका के गले लगकर रोते हैं। फिर ज्योतिका उन्हें माफ कर देती है और उनकी देखभाल भी करती है।